नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर कुमारदीप दत्ता चौधरी। डॉक्टर कुमारदीप सीनियर कंसल्टेंट हैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के। और सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। व्यूअर्स, आज हम डॉक्टर साहब से बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे बात करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है आजकल बहुत आम सुनने में मिलता है, इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब से हम बाद में ये भी जानेंगे कि क्या नई चीज़ें आई हैं, इन एडवांसमेंट हुई है चीज़ों को लेकर, जिससे कि इसका इलाज और बेहतर होता जा रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर से। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर के में हम देखें तो ज़्यादातर जो रिस्क फैक्टर है हार्मोन्स के साथ, लेडीज हार्मोन्स के साथ जुड़ा हुआ है। बीइंग लेडी इज ए रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये ज़्यादातर लेडीज़ में ही दिखाई देता है। अब जब हम लेडीज़ में देखेंगे तो एक तो है उनका मेंस्ट्रुअल जब होता है, मेनार्की होता है, मेनार्की अर्ली मेनार्की इज ए रिस्क फैक्टर। लेट मेनोपॉज रिस्क फैक्टर है। आज के डेट पे हम देखते हैं कि 9 साल 10 साल के बच्चों में मेनार्की हो रहा है, इवन 50 ईयर्स में जाके भी मेनोपॉज हो रहा है। तो ये मेनार्की अर्ली हो गया है, मेनोपॉज लेट हो गया है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। लेट मैरिज इज ए रिस्क फैक्टर इन इटसेल्फ। लेट मैरिज जिनका हो रहा है, बच्चे भी लेट हो रहा है, बच्चा लेट होना भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। 30 के पहले बच्चा हो रहा है कि 30 ईयर्स के बाद बच्चा हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जिनका 35 के बाद हो रहा है, इनका रिस्क फैक्टर 3 गुना बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। जिनका ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करते हैं वो लोग इस बीमारी से इनको प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि 1 साल से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है या 2 साल से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग, तो जितना ज़्यादा लंबा ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे उनका ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। लोग ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। लोगों को मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का पिल लेते हैं, उससे भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। जैसे अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, ये भी रिस्क फैक्टर है। सो ऑल द मोस्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर आइदर लाइफस्टाइल रिलेटेड और लेडी हार्मोन रिलेटेड है। और सारा कुछ हमारी जो लास्ट 15-20 साल में जो लाइफस्टाइल चेंजेस आया है उसके कारण ये ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस जो है बहुत गुना बढ़ गया है। आज हम देखेंगे कि इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस में देखेंगे तो इंडिया में जो पीक आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर का 1 डिकेड अर्लियर देन द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में ये 60 ईयर्स के बाद पीक दिखाई देता है, जबकि इंडिया में ये पीक जो है इन द 5th डिकेड इटसेल्फ हम देखते हैं कि 5th डिकेड में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आ रहा है। इंडिया में बहुत सारे केसेस आ रहा है जो 20s में है, 30s में है, अर्ली एज में आ रहे हैं, शादी से पहले ही आ रहा है या ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ मैरिज आ रहा है। जिन्होंने अपना फैमिली भी कंप्लीट नहीं किया है उनमें भी आ रहा है, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर में एक टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हम मानते हैं। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? जब ब्रेस्ट कैंसर हम डायग्नोज करते हैं, पहले बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी में 3 मार्कर हम कराते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड HER2/neu। ये तीनों मार्कर जब नेगेटिव होता है हम उसको बोलते हैं कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही एग्रेसिव होता है और ज्यादातर यंग इंडियंस में ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बहुत ज्यादा पाया गया है। हमने अगर वेस्टर्न डाटा से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की संख्या जो है, नंबर जो है बहुत ज़्यादा है। इसका कारण हमारे लाइफस्टाइल है और हमारे जो लाइफस्टाइल में वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं उसके कारण से भी ये इंसिडेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक टाइम था जब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में हम बहुत ज़्यादा होप नहीं दे पाते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं था, केमोथेरेपी बहुत ज़्यादा असरदार नहीं था। बट आज के डेट पे जब लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर लेके आते हैं, हम इनको केमोथेरेपी के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। जब इम्यूनोथेरेपी केमोथेरेपी के साथ मिला के देते हैं तो जो पहले जो रिस्पॉन्स रेट था ओनली विद द केमोथेरेपी, उसका बहुत गुना बढ़ गया है। इम्यूनोथेरेपी देने से बहुत ज़्यादा हम कंप्लीट रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं और लोगों को बहुत लंबा लाइफ हम दे पा रहे हैं। इससे एक नया आशा की किरण हम देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो एग्रेसिव बीमारी में हम कुछ नया कुछ कर पा रहे हैं। दूसरा है, और आज के रेट पे ये इंडिया में सारे इम्यूनोथेरेपी इजीली अवेलेबल भी है और अफोर्डेबल भी हो रहा है। दूसरा ये है कि इस तरह का कैंसर जो है जेनेटिक भी होता है, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है।
फैमिली में क्लस्टर ऑफ केसेस देखते हैं हम कि एक ही फैमिली में माता जी को भी हुआ है, उनके डॉटर्स को भी हुआ है, उनकी सिस्टर्स को भी हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर है या ओवरियन कैंसर है, या किसी की फैमिली में अगर मेल ब्रेस्ट कैंसर है, मेल ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। फॉर एवरी 100 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर देयर इज 1 मेल ब्रेस्ट कैंसर वी सी। अब किसी की फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स को ब्रेस्ट या ओवरियन कैंसर या किसी को मेल ब्रेस्ट कैंसर है तो वो रिस्क है, फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर की सिंड्रोम होने का रिस्क है। तब हम एडवाइस करते हैं कि भाई आप ये BRCA1, BRCA1 एंड BRCA2 ब्लड से कराओ, ये टेस्टिंग कराओ। इवन हमने देखा है कि इंडिया में जिन लोगों का कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, फैमिली से दूर दूर कोई नाता नहीं है, उनका भी ये BRCA पॉजिटिव आ रहा है। ये इजीली अवेलेबल है, लोग फ्रिक्वेंटली करा रहे हैं, BRCA टेस्टिंग करा रहे हैं और उसमें पॉजिटिविटी रेट भी आ रहा है। आप सबको पता होगा, एंजेलिना जोली का नाम सुना होगा, टाइम मैगजीन में आया था। एंजेलिना जोली ने उन्होंने डबल मेस्टेक्टोमी कराया था, उन्होंने दोनों तरफ के ब्रेस्ट निकाल दिए थे क्योंकि उनका भी फैमिली में ये BRCA पॉजिटिविटी था, उनका आंट को BRCA पॉजिटिविटी था। उन्होंने टेस्ट कराया तो एंजेलिना जोली का भी BRCA2 पॉजिटिविटी आया, तो उन्होंने उसके बाद दोनों ब्रेस्ट निकाल दिए थे। तो आज के डेट पे इंडिया में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और सारे हम काउंसलिंग करते, जब ये BRCA टेस्टिंग कराते उससे पहले भी काउंसलिंग कराते, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा और उसके हिसाब से काउंसलिंग करा के फिर आगे का इलाज भी होता है। और आज के डेट पे जब ये फैमिलियल सिंड्रोम आता है उसका भी इलाज अवेलेबल है, उसके लिए भी टैबलेट दिया जाता है और उससे भी रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो जो पहले 10 साल पहले जो इतना होपलेस सिचुएशन था, आज के डेट पे उतना होपलेस सिचुएशन है नहीं। हमारे पास हमारे आर्मामेंटेरियम में केमोथेरेपी छोड़ के भी हार्मोन थेरेपी अवेलेबल है, इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है एंड नए ये जो पार्प इनहिबिटर जिनको हम फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम में यूज करते हैं वो भी अवेलेबल है और जिससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को लंबा लाइफ हम दे पा रहे हैं। ये तो जैसे आपने बताया ये चीज़ें हैं, उसके साथ अलावा क्या आजकल एक बहुत सुनने में आता है ट्यूमर प्रोफाइलिंग, और ये तो एक अगेन जब स्कैन होता है उसके बाद का नतीजा है, और क्या डीप जो 3D मेमोग्राफी भी हो रही है आजकल उससे भी कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, हम जब भी इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, ये बात होती है डायग्नोसिस के बाद क्या करें, और डायग्नोसिस के बाद इलाज की बात कर रहे हैं। आप जब तक डिस्कशन अभी तक चल रहा था कि डायग्नोसिस के बाद इलाज क्या है, नया इलाज क्या अवेलेबल है, हम ऐसा क्या नहीं कर सकते कि इलाज बीमारी हो ही ना, या हो भी तो एकदम अर्ली स्टेज में पता चले और जस्ट सर्जरी से ही पूरा इलाज हो जाए। तो एक तो है कि हम स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कर सकते हैं। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में क्या होता है, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में आफ्टर एवरी ईयर 40 ईयर्स ऑफ एज हम जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है उनको भी हम सारे स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, क्या इससे ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर होगा, बट स्क्रीनिंग मेमोग्राफी पे क्या है, हम अर्ली स्टेज पे पकड़ पाते हैं और जब छोटे से मिलीमीटर साइज की ट्यूमर होता है, जब हम उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं तो उससे क्या होता है, आगे चल के आपको केमोथेरेपी ना करना है, ना इम्यूनोथेरेपी, ना हार्मोन थेरेपी, कुछ नहीं करना है। सर्जरी से आपका इलाज हो गया, यू आर क्योर्ड ऑफ द डिजीज। तो इसीलिए स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 3D मेमोग्राफी जो आज के डेट पे आया है, दीज आर ऑल द एडवांसमेंट इन द मेमोग्राफी टेक्निक्स। उससे क्या होता है कि छोटे से छोटे लेशन भी जो है नॉर्मल मेमोग्राफी में, डिजिटल मेमोग्राफी में जो मिस हो सकता था, वो चीज़ें आज की डेट पे नहीं है कि मिस हो गया और 1 साल बाद आपको पता चल रहा है। जो हम बोलते थे कि इंटरवल ट्यूमर, मतलब 2 मेमोग्राफी के बीच में आप आज एक मेमोग्राफी कर रहे हो, सेकंड मेमोग्राफी आप 1 साल बाद करोगे, अब बीच में कोई ट्यूमर हुआ तो क्या करोगे, या बहुत छोटा ट्यूमर जो मिस हो गया है। तो 3D मेमोग्राफी से क्या होगा, ये जो छोटे ट्यूमर है, छोटे से छोटे ट्यूमर हैं, वो भी हम मिस नहीं करते और एकदम अर्ली स्टेज पे जब हम सर्जरी करके ये छोटा सा इंसिशन देके एकदम लंपेक्टोमी करके निकाल देते हैं तो उनको, पेशेंट को हम बिना केमोथेरेपी की, बिना कोई साइड इफेक्ट की एक लंबा लाइफ दे सकते हैं, उससे भी फायदा। देन देयर इज ट्यूमर प्रोफाइलिंग। ट्यूमर प्रोफाइलिंग से क्या होता है कि किस तरह का उसमें कौन सी दवाई स्पेसिफिकली एक्ट करेगा। जैसे हम कहते हैं कि लुमिनल टाइप ए, लुमिनल टाइप बी और नॉर्मल वेरिएंट और HER2 एनरिच्ड टाइप ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो उसके हिसाब से लुमिनल टाइप ए, लुमिनल टाइप बी में हार्मोन थेरेपी का रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा या केमोथेरेपी का रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, वो हमें पता चल जाता है। और किस तरह का ट्रीटमेंट करने से पेशेंट को सबसे लंबा लाइफ दे सकते हैं, दैट वी कैन मेक आउट विद द ट्यूमर प्रोफाइलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर कुमारदीप को, बहुत ही अच्छी जानकारी है
आप इसको केवल अपने तक मत रखिएगा, इसको अपनों के साथ भी साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।